एक ऐसे योद्धा की कहानी जो राजा तो था पर उसके सर पर ताज नहीं था। एक ऐसा शासक जिसके पास अपनी जमीन थी, अपनी सेना थी, पर कानूनी मान्यता नहीं थी। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। और आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं बल्कि अपनी सोच और एक कमाल की रणनीति से एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है कि एक विद्रोही नेता जिसे दुश्मन सिर्फ एक बागी मानते हों, वो एक सम्मानित और कानूनी तौर पर वैध राजा आखिर बनता कैसे है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि शिवाजी महाराज की पूरी कहानी का सार है और इसका जवाब उनकी दूर की सोच में छिपा है। चलिए सबसे पहले राज्याभिषेक से पहले की स्थिति को समझते हैं। देखिए, शिवाजी महाराज के पास जमीन थी, एक ताकतवर सेना थी और लोगों का जबरदस्त समर्थन भी था। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज नहीं थी, एक राजा की औपचारिक मान्यता। वो सचमुच ताज के बिना एक राजा थे। उस वक्त कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज की दो अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ मुगल और दूसरी सल्तनतें थीं जिनकी नज़र में वो बस एक विद्रोही सरदार थे, कोई कानूनी अधिकार नहीं। दूसरी तरफ एक स्थायी साम्राज्य बनाने की जरूरत थी जिसके लिए उन्हें सिर्फ एक विद्रोही नहीं बल्कि एक संप्रभु सम्राट के तौर पर पहचान मिलना बहुत जरूरी था। और इसीलिए राज्याभिषेक सिर्फ कोई जश्न नहीं था बल्कि एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था। ये मुगलों के लिए एक सीधा संदेश था कि अब वो एक बराबर की शक्ति हैं। ये उनके शासन को कानूनी वैधता देता, सारे लोगों को एक झंडे के नीचे लाता और उस बागी या विद्रोही वाली छवि को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता। तो इस वैधता की कमी का सिर्फ एक ही जवाब था, एक भव्य और विधिवत राज्याभिषेक। यही वो कदम था जो स्वराज्य को एक विशाल और स्थायी साम्राज्य में बदलने वाला था। और वो ऐतिहासिक दिन आया। तारीख थी 6 जून 1674 और जगह थी रायगढ़ का किला। ये वो दिन था जब मराठा साम्राज्य की औपचारिक रूप से नींव रखी जा रही थी, इतिहास लिखा जा रहा था। इसी समारोह में शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति, इसका सीधा सा मतलब था सम्राट, एक ऐसा शासक जो सबसे ऊपर हो और पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अब वो कोई सरदार या विद्रोही नहीं बल्कि एक संप्रभु राजा थे। ये समारोह भी कई मायनों में बहुत खास था। सबसे पहले पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ उनका राज्याभिषेक हुआ, फिर उन्हें सोने से तौला गया और वो सारा सोना गरीबों में दान कर दिया गया। इसके बाद नए सिक्के और एक शाही मोहर जारी की गई जो एक नए स्वतंत्र राज्य के प्रतीक थे। और आखिर में उन्होंने मराठी और संस्कृत को दरबारी भाषा घोषित किया जिससे अपनी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया। हर एक कदम बहुत सोचा समझा था। लेकिन देखिए, ताज पहनना तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती तो अब सामने थी, एक ऐसा साम्राज्य बनाना जो सिर्फ तलवार की ताकत पर नहीं बल्कि एक बेहतरीन प्रशासन और व्यवस्था पर चले। उनकी सोच उस जमाने से बहुत आगे थी। वो बिल्कुल साफ थे कि सरकार किसी एक इंसान की मर्जी से नहीं बल्कि उसूलों और एक सिस्टम से चलनी चाहिए। और इसी सोच से जन्म हुआ उनके मशहूर अष्टप्रधान मंडल का, यानी 8 मंत्रियों की एक परिषद का। ये परिषद आज की कैबिनेट की तरह ही थी, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसमें पेशवा थे जो प्रधानमंत्री जैसे थे, अमात्य थे जो वित्त मंत्री का काम देखते थे और सुमंत थे जो विदेश मंत्री थे। हर मंत्री का काम और उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल साफ साफ तय थी, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुशल शासन। और फिर उन्होंने वो किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने मंत्रियों को जमीन या जागीरें देने के बजाय नकद वेतन यानी सैलरी दी। ये एक क्रांतिकारी कदम था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका मतलब था कि मंत्री अब अपनी जागीर के नहीं बल्कि सीधे राज्य के प्रति वफादार रहेंगे। इससे भ्रष्टाचार की जड़ पर ही सीधा वार किया गया। अब देखिए, एक अच्छा प्रशासन चलाने के लिए खजाना भी तो भरा होना चाहिए और शिवाजी महाराज ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके साम्राज्य की असली दौलत उसके किसान हैं। इसलिए उन्होंने टैक्स और राजस्व प्रणाली में भी जबरदस्त बदलाव किए। जमीन को वैज्ञानिक तरीके से नापा गया ताकि टैक्स एकदम सही लगे। टैक्स सीधे राज्य के अधिकारी किसानों से लेते थे, जिससे जमींदारों और बिचौलियों का शोषण ही खत्म हो गया। नतीजा क्या हुआ? किसान सुरक्षित महसूस करने लगे, खेतीबाड़ी बढ़ी और साम्राज्य की आर्थिक नींव चट्टान की तरह मजबूत हो गई। उनकी ये आधुनिक सोच सिर्फ प्रशासन तक ही सीमित नहीं थी बल्कि न्याय और सेना में भी साफ नजर आती है।
उनकी न्याय प्रणाली में कानून सबके लिए बराबर था। उनकी सेना जागीरदारों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि एक पेशेवर सेना थी जिसे नियमित वेतन मिलता था। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत की पहली मजबूत नौसेना की नींव रखी। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है कि शिवाजी महाराज की विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों की कहानी नहीं है। उनकी असली विरासत एक राष्ट्र निर्माता की है, एक विजनरी की है, जिसका असर आज तक महसूस होता है। ये एक लाइन उनकी पूरी विरासत को बयां कर देती है। एक राष्ट्र निर्माता, सिर्फ एक योद्धा नहीं। उनकी असली पहचान उनकी तलवार से ज्यादा उनकी प्रशासनिक सोच में छिपी थी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो उन्होंने स्वराज्य को एक स्थिर और कानूनी तौर पर मजबूत साम्राज्य में बदला। उन्होंने एक ऐसी सरकार का मॉडल तैयार किया जो लोगों के भले के लिए काम करे। उन्होंने स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देकर लोगों के सांस्कृतिक गौरव को जगाया, और इन सबसे बढ़कर वो आने वाली कई पीढ़ियों के नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बने। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर किसी नेता की विरासत को कौन सी चीज सदियों तक जिंदा रखती है? शिवाजी महाराज की कहानी हमें बताती है कि इसका जवाब शायद तलवार से जीती गई जमीनों में नहीं, बल्कि उन उसूलों और संस्थाओं में छिपा है जो आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करते हैं।